Myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor, PG Department of Chemistry, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम BSc पार्ट सेकेंड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ ओसगर इक्वेशन, ओसगर समीकरण का सत्यापन। ओसगर समीकरण के अनुसार यदि विद्युत अपघट्य के विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों की चालकता को उनकी सांद्रता के वर्गमूल के विरुद्ध ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा आनी चाहिए, क्योंकि पदार्थ की चालकता उसकी सांद्रता के वर्गमूल के समानुपाती है। इस ग्राफ में हमने कुछ सामान्य विद्युत अपघट्यों की चालकता व सांद्रता के वर्गमूल के मध्य संबंध दर्शाया है। ओसगर समीकरण के आधार पर परिकलित मानों को हमने डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित किया है, जबकि बिंदु उनके प्रायोगिक मानों को प्रदर्शित करते हैं। इस ग्राफ को देखने से स्पष्ट है कि ओसगर समीकरण द्वारा परिकलित मान व प्रायोगिक मान में काफी समानता है और इससे ओसगर समीकरण की सत्यता सिद्ध होती है, लेकिन उच्च सांद्रता पर थोड़ा विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब हम एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट लेंगे। प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनिक तो प्रत्येक अवस्था में होते हैं, लेकिन ये समस्त आयन विचरण करने के लिए तथा विद्युत धारा को ले जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। आयनों के उस अंश को हम सक्रिय आयन कहते हैं जो फ्री मूवमेंट कर सकते हैं या स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं और विद्युत धारा को ले जाने में समर्थ हैं। इन सक्रिय आयनों की सांद्रता को बताने वाले पद को हम एक्टिविटी या सक्रियता कहते हैं और किसी आयन की सक्रियता और उसकी सांद्रता को के संबंध को हम A = F/C के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक सामान्य रिवर्सिबल रिएक्शन AB डिसोसिएट इनटू A प्लस B नेगेटिव है। इसके लिए K का मान एक्टिविटी ऑफ A प्लस इंटू एक्टिविटी ऑफ B माइनस अपॉन एक्टिविटी ऑफ AB या K = CA प्लस इंटू FA प्लस CB माइनस इंटू FB माइनस अपॉन CAB इंटू FAB, या हम लिख सकते हैं K = CA प्लस इंटू CB माइनस अपॉन CAB और F इंटू FA प्लस इंटू FB माइनस अपॉन FAB। दुर्बल विद्युत अपघट्य की स्थिति में जो ये समीकरण का जो सेकंड पद है वह यूनिटी हो जाता है और यह आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करता है और ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट वाला जो पद है वो लुप्त हो जाता है। केवल के सांद्रता पर आधारित साम्य स्थिरांक हो जाता है। इसके विपरीत प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए यह सक्रियता गुणांक वाला पद इकाई नहीं होता है जब तक कि विलयन अत्यंत तनु न हो। अतः प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर सक्रियता गुणांक का मान ज्ञात करना आवश्यक है। विद्युत रासायनिक प्रयोगों में सामान्यतः सांद्रता को मोललता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मोललता मतलब विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या। उस अवस्था में सक्रियता गुणांक को हम गामा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अतः
A इज इक्वल टू m गामा। यहाँ पर m विलयन की मोललता है और K इज इक्वल टू ma प्लस इंटू mb माइनस अपॉन mab इंटू गामा a प्लस इंटू गामा b माइनस अपॉन गामा ab। इन समीकरण के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य की सक्रियता A इज इक्वल टू F इंटू C इज इक्वल टू m गामा है यदि सांद्रता को मोल्स पर लीटर या मोललता के रूप में बताया जाए तो सक्रियता गुणांक को F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि सांद्रता को मोल्स प्रति 1000 ग्राम विलायक या मोललता के रूप में बताया जाए तो सक्रियता गुणांक को गामा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अत्यंत तनु विलयन के लिए F तथा गामा का मान लगभग समान हो जाता है। अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर। विद्युत रसायन में दो प्रमुख तथ्य हैं। पहला, फैराडे के विद्युत विश्लेषण के दूसरे नियम के अनुसार विभिन्न पदार्थों का विद्युत विश्लेषण करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई उनकी मात्राएं उनके तुल्यांकी भार के अनुपात में होती हैं, अर्थात कैथोड व एनोड पर मुक्त हुए धनायन व ऋणायन की संख्या बराबर होती है। दूसरा, विभिन्न आयनों की स्पीड अलग अलग होती है। आयनों की गति भिन्न भिन्न होते हुए भी इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई उनकी मात्रा समान किस प्रकार से हो सकती है, इसकी व्याख्या हिटॉफ ने अपने एक सैद्धांतिक प्रयोग के आधार पर की, जिसको हमने इस स्लाइड में डायग्राम के द्वारा दर्शाया है। एक विद्युत सेल में समान संयोजकता वाले समान संख्या में आयन हैं। इस सेल के दोनों किनारों पर क्रमशः कैथोड A व एनोड D लगे हुए हैं। माना कि पात्र में दो काल्पनिक पार्टीशन B व C लगी हैं, जिनके द्वारा पूरा पात्र 3 खंडों में विभक्त होता है। हम बीच वाले खंड BC को मध्य खंड कह सकते हैं और दोनों किनारे वाले खंड AB व CD, जिनमें कैथोड व एनोड लगे हुए हैं, क्रमशः कैथोडिक खंड व एनोडिक खंड या कैथोडिक पार्ट व एनोडिक पार्ट कहलाते हैं। और ये जो दीवार हमने मानी है B और C, वो पारगम्य है या परमिएबल है। तो इसको भी हमने 1, 2, 3, 4 पार्ट में सब डिवाइड कर दिया है। पहली स्थिति या प्रारंभिक स्थिति में माना कि खंड AB व CD क्रमशः में 6 धनायन और 6 ऋणायन है। जो सेकंड स्थिति है में माना कि धनायन व ऋणायन में केवल धनायन गतिशील है। माना कि 2 धनायन गति करते हुए खंड AB में आ जाते हैं, क्योंकि धनायन हमारे धनायन या कैटायन हमारे कैथोड की तरफ जाएंगे। तो अतः AB खंड में ऋणायनों की संख्या तो 6 ही रही, पर धनायनों की संख्या 8 हो जाती है। अतः 6 तो धनायन व ऋणायन के युग्म हो गए, लेकिन 2 धनायन अयुग्मित ही रहेंगे। जबकि किसी विद्युत सेल में अयुग्मित धनायन व ऋणायन होंगे तो इलेक्ट्रोडों से इलेक्ट्रॉन लेकर अथवा उन्हें इलेक्ट्रॉन देकर उदासीन हो जाएंगे। अतः खंड AB में ये दोनों अयुग्मित धनायन कैथोड पर जाकर 2 इलेक्ट्रोड
ग्रहण करके उदासीन हो जाएंगे और ये दो धनायन कैथोड पर मुक्त हो जाएंगे। अब अगर हम CD खंड देखें तो इस खंड में 6 धनायन थे, जिसमें से 2 धनायन गति करके AB खंड में चले गए। अतः इस खंड में अब 4 ही धनायन बचे हैं, लेकिन ऋणायन की संख्या 6 है। अतः 4 धनायन के साथ 4 ऋणायन तो युग्मित हो जाएंगे, लेकिन 2 ऋणायन अयुग्मित ही रह जाएंगे। अयुग्मित ऋणायन एनोड पर इलेक्ट्रॉन देकर उदासीन होकर मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गति यद्यपि केवल धनायनों की हुई है, ऋणायनों की नहीं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए आयन, धनायन हो या ऋणायन हो, की संख्या बराबर है, यानी 2 धनायन और 2 ऋणायन, 2 कैटायन और 2 एनायन यहाँ पर मुक्त हुए हैं। यदि हम तीसरी स्थिति में देखें तो धनायन व ऋणायन दोनों ही गति कर रहे हैं और दोनों की गति बराबर है। मतलब 2 धनायन मूव कर रहे हैं और 2 ऋणायन मूव कर रहे हैं। अब खंड AB से 2 ऋणायन खंड CD में चले जाएंगे और खंड CD से 2 धनायन खंड AB में आ जाएंगे। इस प्रकार जो AB पार्ट है, कैथोडिक खंड है, उसमें धनायनों की संख्या 8 हो जाएगी और ऋणायनों की संख्या 4 हो जाएगी। अतः 4 अयुग्मित धनायन रह जाएंगे जो कैथोड पर मुक्त होंगे। इसी प्रकार एनोडिक पार्ट में ऋणायनों की संख्या तो 8 होगी और धनायनों की संख्या 4 ही रह जाएगी, अर्थात 4 ऋणायन अयुग्मित रह जाएंगे और एनोड पर मुक्त होंगे। इस प्रकार कैथोड व एनोड दोनों पर कुल मिलाकर 4 अर्थात बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन मुक्त होंगे। अब हम स्थिति 4 को देखें। इसमें हम ये मानते हैं कि धनायन और ऋणायन दोनों गति कर रहे हैं, पर दोनों की गति भिन्न भिन्न है। माना कि खंड AB से 3 ऋणायन गति करते हैं और खंड CD से 2 धनायन गति कर रहे हैं। अतः खंड AB में धनायनों की संख्या 8 व ऋणायनों की संख्या 3 रह जाएगी। इस स्थिति में 5 धनायन कैथोड पर मुक्त होंगे। खंड CD में 2 धनायन तो निकल गए और 3 ऋणायन आ जाएंगे, तो यहाँ पर ऋणायनों की संख्या 9 हो जाएगी जो एनोड पर मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार धनायन व ऋणायनों की गति अलग अलग होते हुए भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए आयनों की संख्या 5 ही है। बीच वाले खंड में आयनों की संख्या हमेशा अपरिवर्तित ही रहती है, चाहे जितने आयन मूव करे या एक आयन मूव करे दूसरा नहीं मूव करे, क्योंकि इसमें आयन एक तरफ से प्रवेश करते हैं और दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। तो इस प्रयोग के द्वारा स्पष्ट होता है कि धनायन और ऋणायनों की गति चाहे कुछ भी हो, कैथोड व एनोड पर मुक्त हुए आयनों की संख्या बराबर ही रहती है। दूसरा, कैथोड और एनोड पर मुक्त हुए आयनों की संख्या धनायन व ऋणायनों की गति के योग के बराबर होती है। अगर हम सेकंड स्थिति को देखें तो धनायन की गति 2 थी, तो कैथोड और एनोड पर मुक्त हुए आयनों की संख्या भी 2 है। खंड जो तीसरी स्थिति में धनायनों और ऋणायनों की गति 2 रही, अतः 4 आयन कैथोड और एनोड पर मुक्त हुए।
अंतिम स्थिति 4 में धनायन और ऋणायनों की गति क्रमशः 2 और 3 रही, अर्थात कुल 5 आयन थे। अतः दोनों इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए आयनों की संख्या 5-5 है। लेकिन फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए आयनों की मात्राएं विलयन में प्रवाहित हुए विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो इन तथ्यों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी विलयन में विद्युत धारा की जो मात्रा प्रवाहित होती है वह आयनों की गतिशीलता के योग के समानुपाती होती है, और एक आयन के साथ द्वारा जो विद्युत की मात्रा ले जाई जाती है वह उस आयन की गति के समानुपाती होती है। कुल प्रवाहित विद्युत धारा का वह अंश जो प्रत्येक आयन द्वारा ले जाया जाता है उससे आयन का अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। अतः किसी धनायन की गति को U+ और ऋणायन की गति को U- द्वारा प्रदर्शित करते हैं। धनायनों का अभिगमनांक T+ धनायन या कैटायन द्वारा ले जाई जाने वाली धारा अपॉन कुल धारा, जो T+U+ अपॉन U+ प्लस U- के बराबर होती है। इसी प्रकार ऋणायन का अभिगमनांक T-U- अपॉन U+ प्लस U- होता है। इन दोनों समीकरण के द्वारा हम देखते हैं तो T+ प्लस T- U+ अपॉन U+ प्लस U- प्लस U- अपॉन U+ प्लस U- 1, या हम लिख सकते हैं T+ प्लस T- 1। अतः किसी आयन का अभिगमनांक ज्ञात हो तो दूसरे आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें T+ ज्ञात है तो हम T- ज्ञात कर सकते हैं, और T- ज्ञात है तो हम T+ ज्ञात कर सकते हैं।